तो यहाँ पर अध्याय 9 है तरलों के यांत्रिक गुण और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वार्षिक परीक्षा के लिए उन पर डिस्कशन करते हैं। तो पहला प्रश्न देखो, प्रामाणिक वायुमंडलीय दाब है लगभग। तो प्रामाणिक वायुमंडलीय दाब का मान 10 की घात 5 पास्कल होता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर श्यानता का गुण ये किस में पाया जाता है? द्रव और गैस में जो बहते हैं उन्हीं में श्यानता पाई जाती है, ठोस में नहीं पाई जाती। तो ये उस तरह से भी पूछ देता है खाली स्थान में कि श्यानता का गुण नहीं पाया जाता है ना, खाली स्थान में नहीं पाया जाता तो वहां क्या लिख देंगे? ठोस। और पाया जाता है तो इस तरह से। तो प्रश्न को ऐसे समझना है, नहीं भी लगा के और हाँ भी लगा के क्या आता है। इसके बाद यहाँ पर इस प्रश्न को देखते हैं, चौथे नंबर को। आदर्श तरल की श्यानता होती है। तो आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? 0। और मैं अभी बता रहा हूं कि ये वाले प्रश्न जो हैं किसी भी फॉर्मेट में आ जाते, खाली स्थान में पूछ लिया, एक वाक्य में पूछ लिया, तो इस हिसाब से पढ़ना है कि ये कैसे फॉर्मेट में आए हमसे बन जाए। जैसे पूछ लिया आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है एक वाक्य में, तो आप शून्य भर दो। खाली स्थान में पूछेगा तो भरोगे, और विकल्प में देगा तब तो कोई बात नहीं, लिखा रहेगा ऑप्शन। अब गैसों की श्यानता का कारण क्या होता है? ये विसरण। और द्रवों की श्यानता का कारण क्या होता है? ससंजक बल। ठीक है। ससंजक बल जो समान अणुओं के बीच बल लगता है वो ससंजक बल कहलाता है। फिर यहाँ कांच की केस नली में पारे का मेनिस्कस होता है। मेनिस्कस का मतलब उसका पृष्ठ तल। जैसे ये कांच की नली है, जब आप इसमें पारा भरोगे तो उसका ऊपरी पृष्ठ ऐसे दिखेगा, तो ये उठा हुआ दिख गया, माने कैसा होता है ये? उत्तल। ठीक। फिर है श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होता है? तो इसको पॉइज भी लिख देते हैं, कभी कभी पॉज भी लिखा रहता, ई नहीं लिखा रहता है ना। तो आपको समझ लेना है, जैसे पॉय आ जाए तो समझ लेना वही वाला है, पॉइज। ठीक, पॉइज और पॉ ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर यहाँ अगला प्रश्न देखिए, दो भिन्न आकार के साबुन के बुलबुले आपस में जुड़ जाते हैं, कौन सा बुलबुला पूर्ण गोला होगा? तो यहाँ पर देख लो, जो बड़ा गोला होगा वो कैसा होगा? पूर्ण गोल होगा, अच्छा गोल होगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न देखिए, बैरोमीटर में अचानक पारे का तल का गिरना क्या बताता है? यदि बैरोमीटर में जो तल है उसका गिर जाए, माने दाब कम हो जाए, बैरोमीटर का गिरने का मतलब क्या हो जाना? दाब कम हो जाना। तो उसको देख करके मौसम वाले जो होते हैं वो अंदाजा लगाते हैं कि अब तूफान भी आएगा और वर्षा भी होगी। तो ये पूछता है कि बैरोमीटर में अचानक तल गिर जाए तो क्या होगा। अब यहाँ पर है हाइड्रोलिक मशीन। यहाँ हाइड्रोलिक मशीन लिख दे, हाइड्रोलिक लिफ्ट लिख दे, हाइड्रोलिक ब्रेक लिख दे। यदि हाइड्रोलिक शब्द आ गया तो किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये किसके सिद्धांत पर भरोगे आप? पास्कल के सिद्धांत पर। फिर ये देखो, चक्रण करती गतिशील गेंद पर कार्यरत उत्थापक बल को क्या कहा जाता है? मैग्नस प्रभाव। एक जब हम पढ़ा रहे थे बर्नौली का प्रमेय, तो उसमें गेंद थी, गेंद को हम स्पिन कराते थे, घूमती हुई गेंद ऊपर उठ जाती है थोड़ा, है ना, उस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? मैग्नस प्रभाव। फिर अगला देखिए, पानी और कांच के संपर्क कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री। फिर ये ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता क्या होती है? बढ़ती है। और इसी का उल्टा है, ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता क्या होती है? घटती है ना। तो ध्यान रखना है, गैस की श्यानता क्या होगी? बढ़ेगी यदि गर्म करोगे, और यदि द्रवों को गर्म करोगे तो क्या होगी? घटेगी। अब वायुमंडलीय दाब का मापन करने वाले वैज्ञानिक कौन से थे पहले? टॉरिसेली। इन्होंने बैरोमीटर बनाया था, वायु दाब मापी बनाया था। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, द्रव की स्वतंत्र सतह से गहराई में जाने पर दाब खाली स्थान होता है तो क्या होता है? बढ़ता है। जैसे समुद्र की सतह है, अब समुद्र ऊपर वाली सतह पानी की, अब आप अंदर जाते जाओगे तो दाब क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे पानी के अंदर गहराई में जाओगे दाब क्या होगा? बढ़ेगा। फिर ये है बर्नौली का प्रमेय किस पर आधारित होता है? ऊर्जा संरक्षण के
नियम पर। ये कभी-कभी उसमें भी पूछ देता है विकल्प वाले प्रश्न में कि बर्नौली का प्रमेय आधारित है संवेग संरक्षण और कुछ भी दे दिया, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? ऊर्जा संरक्षण पर। फिर यहाँ 10वां प्रश्न देख लेते हैं, केशिकी उन्नयन का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। अब यहाँ भी ये भी पूछता है कि जो वर्षा की बूंद होती है, वो किसके कारण गोल होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है। और पानी के पृष्ठ तनाव का मान कितना होता है? 0.075 न्यूटन पर प्रति मीटर। अब मैं यहाँ कुछ प्रश्नों को छोड़ दिया हूँ, ये आपको एलके फिजिक्स ऐप में मिल जाएंगे, है ना? उसमें नोट्स, क्वेश्चन बैंक सब कुछ है। अब यहाँ पर हमको देखना है सही जोड़ी वाले प्रश्न। तो यहाँ स्टोक का जो नियम है, ये क्या होता है? 6 पाई ईटा आर भी। ठीक है। फिर यहाँ पर हो गया वेग प्रवणता। तो वैसे ही पता चल जाएगा, वेग का भी से दर्शाते हैं ना, तो ये है डी वी अपॉन डी एक्स। एकांक दूरी पर वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? वेग प्रवणता। फिर ये बूंद पर दाब आधिक्य। तो जो बूंद पर दाब का अधिक होता है, ये P बराबर होता है 2T अपॉन R, है ना? और यदि बुलबुले पर पूछे तो यही क्या हो जाता है? हाँ, P बराबर 4T अपॉन R। फिर ये सीमांत वेग है, सीमांत वेग का सूत्र ये होता है 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन में क्या हो गया? ईटा। अब चलिए इसमें देखते हैं वे प्रश्न जो एक अंक के हैं और उनको एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो यहाँ है श्यान बल का सूत्र। तो ये होता है एफ बराबर माइनस ईटा ए डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है। अगला देखिए, तरल के प्रवाह को नापने तरल के प्रवाह के वेग को नापने वाली युक्ति क्या कहलाती है? वेंचुरी मीटर। क्या है ये? वेंचुरी मीटर। फिर यह किसी द्रव के प्रति एकांक क्षेत्रफल की पृष्ठीय ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहलाएगा? पृष्ठ तनाव। अब देखिए, किसी द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने पर इसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ताप क्या होगा? घटेगा। फिर ये 5वां प्रश्न देखिए, किसी पात्र के भीतर भरी गैस के दाब का मापन करने वाले उपकरण का नाम क्या है? मैनोमीटर। ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न है, किसमें दाब अधिक होगा? छोटे बुलबुले में या बड़े बुलबुले में? तो अभी जो आप दाब लिख रहे थे, तो जो दाब का था बुलबुले के लिए 40 अपॉन क्या था? 40 अपॉन आर। तो ये दाब का जो संबंध है आर के साथ कैसा है? उल्टा है। माने जिसकी त्रिज्या बड़ी होगी उस पर दाब क्या होगा? कम होगा। तो अब मुझे बताओ, छोटे बुलबुले में तो त्रिज्या क्या होगी? छोटी। तो उसका दाब क्या होगा? अधिक। तो यहाँ पर किसका दाब अधिक होगा? छोटे का कि बड़े का? छोटे का। क्यों? क्योंकि उसकी त्रिज्या क्या होती है? कम। जिसकी त्रिज्या कम होगी उसका दाब क्या होगा? अधिक होगा। जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, उनकी दीवारें गहराई पर मोटी बनाई जाती हैं। तो कारण क्या है कि गहराई पर दाब कैसा होता है? अधिक होता है। जैसे जैसे हम गहराई पर जाएंगे तो दाब अधिक होगा, तो दाब सहने के लिए दीवालों को कैसा बनाना पड़ेगा? मोटा बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब 8वां प्रश्न है, क्या वर्षा की बूंदों की चाल गिरते समय लगातार बढ़ती है? तो इसका उत्तर है नहीं। जब बूंदें गिरती हैं ना, तो सीमांत वेग से गिरती हैं। माने कुछ देर तक तो तेजी से गिरेंगी, फिर इसके बाद वो एक निश्चित वेग से नीचे गिरती हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सीमांत वेग। जैसे मान लो कभी कभी पैरासूट का उपयोग करते हैं लोग। पैरासूट समझते हो, है ना? हवाई जहाज से कूदे तो पैरासूट क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब पैरासूट लगा लेंगे तो उसका जो वेग होगा वो धीरे धीरे होगा, एक समान हो जाएगा, है ना? तो फिर उसका वेग बढ़ता नहीं है। यदि पैराशूट नहीं लगाएगा तो जैसे-जैसे नीचे आएगा वैसे-वैसे उसकी स्पीड क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो क्वेश्चन यही है कि जब पानी की बूंदें ऊपर से बादलों से गिरती हैं, तो क्या उनका वेग बढ़ता है? उत्तर क्या होगा? नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो सीमांत वेग से गिरती हैं। सीमांत वेग माने एक निश्चित वेग हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर
2 अंक के प्रश्नों को देखते हैं। मस्तिष्क की अपेक्षा मानव के पैरों का रक्तचाप अधिक होता है। रक्तचाप माने दाब, रक्त का दाब कैसा होता है? अधिक होता है, क्यों? तो देख लो, जैसे मानो यहाँ पर ऐसे-ऐसे ये खड़ा है ना, ऐसे, तो ऐसे इसके गहराई में जब आते हैं तो दाब का मान क्या होता है? गहराई में दाब का मान क्या होता है? अधिक होता है, इसलिए पैरों का दाब क्या हो जाता है? अधिक। माने हमारी सिर से लेकर के पैरों की गहराई क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है? इसलिए यहाँ पर दाब अधिक होता है। तो चलो फिर से बात करते हैं, पैरों का दाब अधिक होगा कि मस्तिष्क का दाब अधिक होगा? पैरों का क्यों होगा? क्योंकि वहाँ से सिर से यदि हम गहराई देखें तो सिर से लेकर के पैरों की गहराई क्या है? ज़्यादा। जैसे-जैसे गहराई बढ़ेगी, दाब का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए पैरों का दाब कैसा होता है? अधिक होता है। ठीक है। अब यहाँ प्रश्न है, बहते हुए द्रव में कौन-कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, दाब ऊर्जा होती है। बर्नौली के प्रमेय में यही आप पढ़े कि इनकी तीनों ऊर्जा क्या होती है? नियत होती है। ठीक है। अब यहाँ छठवां प्रश्न देख लीजिए। ये प्रश्न है, श्यानता गुणांक को परिभाषित करिए। तो ये सूत्र आप याद रखो तो परिभाषा बन जाएगी। तो प्रवाहित द्रव में अपरूपण विकृति की वो क्या अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति की दर के अनुपात को श्यानता गुणांक कहते हैं। तो सीधा सीधा क्या है, प्रवाहित या बहने वाले द्रव में या बहने वाले तरल में, यहाँ द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, तरल लिख दो। तो क्या लिख दोगे? बहने वाले तरल में, फिर सूत्र से क्या? अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति की दर के अनुपात को श्यानता गुणांक कहते हैं। फिर ये प्रश्न है, केशिकीय उन्नयन किसे कहते हैं? तो केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना क्या कहलाता है? केशिकीय उन्नयन। अब इसको 11 नंबर वाला प्रश्न देखते हैं। तो ये है, तरल दाब किसे कहते हैं? इसका विमि सूत्र एवं मात्रक लिखिए। है ना? तो दाब तो सीधा है, एकांक क्षेत्रफल के लंबवत लगने वाले प्रतिघात को या बल को क्या कहा जाता है? तरल का दाब। ये देखो, दाब ऐसे बोलेंगे, ये बोलेंगे कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? दाब। ठीक है। इसका मात्रक भी पूछा है तो मात्रक यहीं से निकाल सकते हो। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। यदि इसका विमी सूत्र निकालें तो ये बल का विमी सूत्र क्या होता है? mlt माइनस टू। और क्षेत्रफल का क्या होता है? L2। इसमें से एक L कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ml-1 और t-2। ठीक है। पिछले चैप्टर में प्रतिबल पढ़े थे, है ना? तो प्रतिबल और दाब एक है जैसे हैं, बस उसमें प्रतिबल बोलते हैं, इसमें दाब बोलते हैं। अब देखिए, पास्कल का नियम, इसको ध्यान रखना है अच्छे से। तो क्या है, किसी बंद पात्र में भरे तरल पर किसी भाग में बाह्य दाब आरोपित किया जाए तो वह समान रूप से सभी दिशाओं में संचरित होता है। ये क्या कहलाया? पास्कल का। तो ये 3-4 अंक वाले प्रश्न है ना, और ये अक्सर आते रहते हैं, इसलिए ध्यान रखना। प्रश्न है, धारा रेखीय तथा विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर लिखिए। तो यदि किसी बिंदु से गुजरने वाले तरल के प्रत्येक कण के प्रवाह का वेग समान हो, है ना, तो वो धारा रेखी है। इसमें समान की जगह भिन्न भिन्न लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? विक्षुब्ध हो जाएगा। मतलब ज़्यादा याद नहीं करना है। जैसे मान लो कोई तरल ऐसे बह रहा है और एक हम बिंदु ले लेंगे, तो इससे जितने भी कण निकलेंगे, यदि पहला कण 5 मीटर प्रति सेकंड से निकला तो दूसरा कण भी इसी वेग से निकले, तीसरा कण भी इसी वेग से निकले, चौथा कण, जितने कण हैं इस बिंदु से उनका वेग कैसा हो? समान हो। तो क्या कहलाएगा? धारा रेखी। लेकिन हर कण का वेग कैसा हो? अलग अलग हो। तो वो क्या कहलाएगा? विक्षुब्ध कहलाएगा। जैसे यहीं आप सीढ़ी से उतरने लगो तो बड़े आराम आराम से सब लोग उतरें, तो वो क्या कहलाएगा?
धारा रेखी। अब कोई भाग के, कोई कूद के, कोई कैसा, वो कैसा हो जाएगा? विक्षुब्ध हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देख लेते हैं अगला, इसका दूसरा अंतर, तरल के कणों का मार्ग एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता। तो इसका मतलब ये है, इसमें नहीं करता तो इसमें क्या हो जाएगा? करता है। इसका मतलब ये है, यदि पहला तरल ऐसे जा रहा है तो दूसरा तरल ऐसे जाएगा, किसमें? विक्षुब्ध में, ये काट दिया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें यदि पहला तरल ऐसे जा रहा है इस साइड, इस तरह से आराम से, है ना? ये, तो दूसरा तरल इसी के बगल से जाएगा लेकिन काटते हुए नहीं जाएगा, अपने-अपने रास्ते में जाएगा, ठीक है? इसके कणों का मार्ग कैसा होता है? सतत होता है, बीच में कटा-वटा नहीं होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ सीधे पहुँच रही है, तो ये सतत कहला गया। अब कट-कट के पहुँचे तो क्या कहलाएगा? असतत। तो इसके कणों का मार्ग क्या होता है? सतत नहीं होता है। तो आपको ये समझना है इसमें कि आप यदि धारा रेखी के बिंदुओं को याद करते हैं, तो विक्षुब्ध वाले बिंदु अपने आप याद हो जाएँगे, उसका उल्टा करके लिखते जाना है। ठीक है? अब देखिए, प्रत्येक कण पूर्ववर्ती कण के मार्ग का अनुसरण करता है। मतलब ये है कि यदि पहला कण ऐसे गया है, तो दूसरा वाला भी इसी रास्ते से जाएगा। ठीक है? जैसे चींटियाँ होती हैं, तो यदि एक चींटी सीधे जा रही है, फिर टेढ़ी मुड़ गई, फिर मुड़ गई, तो जो पीछे वाली है, वो भी मुड़ेगी, उसी रास्ते से वो भी जाएगी। है ना? तो कैसा मार्ग होता है? माने ये पूर्ववर्ती मार्ग का, कण का क्या करता है? अनुसरण करता है। जो पहले गया है, उसी के पीछे-पीछे दूसरा भी क्या होगा? जाएगा। ठीक है? और इसमें यही है कि इसका नहीं कर दोगे। अब यहाँ पर कणों के प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है। क्रांतिक वेग ये होता है जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये धारा रेखी है कि विक्षुब्ध है, एक वेग हो गया। यदि हम उस क्रांतिक वेग से कम रखेंगे तो धारा रेखी, और उससे ज़्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? विक्षुब्ध हो जाएगा। ठीक है? इसका मार्ग कैसा होता है? वक्रीय होता है या सरल रेखीय होता है? और इसका मार्ग कैसा होगा? टेढ़ा-मेढ़ा होगा। अब यहाँ अगला है, प्रत्येक बिंदु पर तरल का दाब एवं घनत्व स्थिर रहता है, तो उसमें स्थिर नहीं रहता। जैसे नल से धीरे गति में पानी का गिरना क्या कहलाएगा? एक तरह का धारा रेखी प्रवाह कहला गया। और जो जलप्रपात होते हैं, है ना, वाटरफॉल जिसको बोलते हो, वो कैसे हो जाते हैं? विक्षुब्ध प्रवाह। इसमें इतने सारे अंतर हैं। अब आप जानते हैं कि 4 अंक से बड़ा प्रश्न तो आएगा नहीं, तो कम से कम 4 अंतर आपको अच्छे से आना चाहिए। अब इसमें अगला प्रश्न देखिए, वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसकी कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। तो वायुयान किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के। और उसके बाद आपको ये चित्र बनाना है, तो इससे आपको आसान हो जाएगा लिखना। तो ये जो ये नीला-नीला आपको दिख रहा है, ये वायुयान का क्या है? पंख है ना? अब इसको कैसे लिखोगे, सुनना है आपको, कि वायुयान के पंख को इस प्रकार बनाया जाता है कि इसके ऊपर हवा का वेग कैसा हो, ये देखो। हवा का वेग कैसा होगा? अधिक। तो दाब कैसा होगा? कम। ठीक है? और इसके नीचे हवा का वेग कैसा होगा? कम। तो दाब क्या होगा? उच्च। इसलिए उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ऊपर की ओर बल लगता है, उत्थापक बल लगता है, इसलिए हवाई जहाज ऊपर उड़ने लगता है। ठीक है? अब हमारा ये जो अगला प्रश्न है, स्टोक का नियम लिखिए। और इसको वीमी विधि वाला मैं हटा देता हूँ, ये नहीं आता है, ये बात। स्टोक का सिर्फ क्या लिखना है? नियम। तो स्टोक का नियम क्या है? कि जब गोलाकार वस्तु किसी तरल पर गिरती है, तो तरल के विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति होती है, और उस पर कौन सा बल लगता है? श्यान बल लगता है। तो श्यान, ये किसके? श्यानता गुणांक के, वस्तु की त्रिज्या के और उसके वेग के क्या होता है? समानुपाती। इसको ऐसा समझ लो, एक बर्तन है, इस बर्तन में मान लो मैंने शहद भर दिया है, इसके अंदर क्या भर दिया? शहद। और एक गोले को इसके अंदर मैं गिराऊंगा, तो जब गोला नीचे की ओर गिरेगा, तो विभिन्न परतों के बीच इसमें
अ, बल लगेगा जो इसको रोकने का काम करेगा, ठीक है? विरोधी बल लगेगा, ठीक? तो इसी बल को हम क्या बोलेंगे? श्यान बल। अब श्यान बल से यहाँ से देखो, F का मतलब कौन-सा बल है? श्यान बल। और ये ईटा का मतलब हो गया श्यानता गुणांक, R का मतलब हो गया गोले की त्रिज्या और V का मतलब गोले का वेग या सीमांत वेग बोल सकते हो। तो श्यान बल, उसके श्यानता गुणांक, उसकी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या और गोले के सीमांत वेग के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, तो आप अपने से बना के लिखिए, इस चित्र को देखिए कि जब गोले को किसी तरल में, गोलाकार वस्तु को किसी तरल में गिराया जाता है, ठीक है? तो उनके आपेक्षिक परतों के बीच बल लगता है, जिसे क्या कहते हैं? श्यान बल। ठीक है? वो गति का विरोध करता है, श्यान बल क्या करेगा? गति का विरोध, जैसे घर्षण होता है उसी तरह से। तो यह श्यान बल, फिर इसमें आ जाना है सूत्र में, श्यानता गुणांक के, द्रव के श्यानता गुणांक के और गोलाकार त्रिज्या के, हाँ, गोलाकार वस्तु की त्रिज्या और उसके सीमांत वेग के क्या होता है? समानुपाती होता है। फिर यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाएँगे तो k आ जाएगा। अब जो k का मान होता है वो होता है क्या? 6 पाई, तो F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर भी। अब इसमें बता सकते हो, जैसे वर्षा की बूंदों का गिरना, ये स्टोक के नियम का फॉलो करता है, क्योंकि वर्षा की बूंदें गोल होती हैं और वो हवा में गिरती हैं। हवा भी तो एक तरल है, ठीक है? तो उस पर जो बल लगेगा वो क्या होगा? श्यान बल हो गया, सरल लोलक वाला यहाँ पर हटा देते हैं, ठीक है? सरल लोलक भी जैसे है तो गोल होता है, वो हवा में ऐसे-ऐसे चलता है, तो उसमें भी इसी तरह का बल लगता है। अब चलो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, द्रव चालित लिफ्ट की कार्यविधि का वर्णन करिए, है ना? तो पहले समझ लें कि द्रव चालित लिफ्ट होता क्या है? यह पास्कल के नियम पर आधारित युक्ति है, जिसकी सहायता से भारी वस्तु को कम बल से उठाया जा सकता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? द्रव चालित लिफ्ट। तो पहले तो ये बताना है कि ये किस नियम पर आधारित है? पास्कल नियम से। और दूसरा ये बताना है कि ये ऐसी मशीन है जो भारी वस्तु को क्या होती है? उठाती है। कम बल में भी क्या करती है? उठाती। इसके बाद आपको यहाँ पर ये चित्र बना लेना है। ये चित्र दिख रहा है ना? और चित्र को आपको ध्यान देना है, एक साइड का क्षेत्रफल, ये जो है नली का क्षेत्रफल, ये 3 नलियाँ हैं। एक ये नली हो गई, एक ये नली हो गई, एक ये बीच की नली हो गई जो आपस में जुड़ी। ठीक है? तो यहाँ पर बोलोगे, माना 3 नलियाँ ए, बी, सी हैं। ठीक है? जो आपस में किस नली से जुड़ी हैं? सी नली से जुड़ी हैं। इनके भीतर आदर्श द्रव भरा है। ठीक है? कौन-सा द्रव भरा है? आदर्श द्रव। फिर यहाँ पर देखो, ए नली का क्षेत्रफल क्या है? A1 है और यहाँ बी नली का क्षेत्रफल क्या है? A2 है ना? यदि हम पहले इसमें घर्षण-रोधी पिस्टन भी लगा है। क्या लगा है? घर्षण-रोधी पिस्टन। और इसका क्षेत्रफल A है, इसमें भी घर्षण-रोधी पिस्टन लगा है, इसका क्षेत्रफल क्या है? A2 है। यदि हम इस पर बल लगाएँ, F1 बल, तो पास्कल के नियम के अनुसार इस पर दाब लगेगा। यह दाब समान रूप से क्या होगा? संचरित होता है, जिससे दूसरे पिस्टन पर रखी वस्तु ऊपर की ओर क्या हो जाती है? उठ जाती है। इस तरह से हमको बताना है। अब यहाँ पर तो ये सारा हम लिख देंगे, अब इसका व्यंजक भी हमको बताना है। तो देखो, जब छोटे पिस्टन पर नीचे की ओर बल लगाया जाता है तो दाब क्या होगा? P बराबर F1 अपॉन A1। वैसे दाब का सूत्र होता है P इक्वल टू F अपॉन A, लेकिन पहले पिस्टन पर है तो 1-1 लगा दी। ठीक है? अब पास्कल के नियमानुसार यह दाब समान रूप से सभी दिशाओं में क्या होता है? संचरित होता है। तो बड़े पिस्टन पर कितना बल लगेगा? तो बड़े पिस्टन पर देखो सूत्र क्या होता है, अभी सूत्र लिखे हो कि यहाँ हमारे पास P इक्वल टू होता है F अपॉन A। दूसरा पिस्टन होगा तो 2-2 लिख दोगे। तो यहाँ से मुझे F2 चाहिए तो इसका तिर्यक गुणा करो तो क्या हो जाएगा? F2 इक्वल टू PA2, है ना? अब यहाँ P का मान ये है, तो इसका मान यहाँ रख देंगे। तो बस यही सूत्र हमको लाना है। इससे क्या पता चल रहा है
यदि मुझे बल का मान बढ़ाना हो, F2 का मान क्या करना हो, बढ़ाना हो, तो A1 का मान क्या करना है, कम करना है। ये लिखा हूँ AN A2 से कैसा है, छोटा है। यदि आप पहले पिस्टन का क्षेत्रफल कम कर देंगे तो दूसरे पिस्टन पर लगने वाले बल का मान कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इस तरह से आपको इसे करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये 8वां प्रश्न देखते हैं। वायुमंडलीय दाब संबंधी टॉरिसोली के प्रयोग का वर्णन कीजिए। अथवा ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि सरल वायु दाब मापी किसे कहते हैं, इसकी संरचना का वर्णन कीजिए। तो सिंपल सा है, वह उपकरण जिसकी सहायता से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वायु दाब मापी, बैरोमीटर, या इसी को हम सरल या पारद वायु दाब मापी भी कहते हैं। इसका निर्माण किसने किया था, टॉरिसेली ने किया था। अब देखो इस चित्र को समझोगे तो भाषा अपने आप बन जाएगी। यहाँ पर एक नली लिए हैं, ये नली की लंबाई जो है कितनी है, 1 मीटर है, और इसका जो व्यास है 1.5 मीटर है। ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसका क्या हो गया, डायमीटर हो गया, व्यास हो गया। ठीक है, और ये एक जार हो गया, और ये जो नली है ये किसकी नली है, कांच की। चित्र को देखो, मैं समझाता हूँ, चित्र से ही सारा कुछ लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कांच की नली लेना है ना, जिसका एक सिरा खुला हो और दूसरा सिरा कैसा हो, बंद हो। इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर, और इसका व्यास कितना होना चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर। इसकी पूरी तरह से इसे किससे भर देते हैं, पारा से भर देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसे जो है पारे से भरे एक जार के भीतर उल्टा इसके अंदर डाल देते हैं। इसे इस तरह से डालते हैं कि इसमें हवा ना घुस पाए। पहले माने आपको यहाँ पर क्या लगाना है, अंगूठा, और अंगूठा सहित ले जाके इसको कहाँ पर डुबा देना है, पारा के भीतर। यह पारा कहाँ भरा है, एक जार में या बर्तन में भरा है। ठीक है, तो समुद्र तल पर इसकी ऊंचाई का मान ज्ञात कर लेते हैं, है ना, जो कितना होता है, 76 सेंटीमीटर। यही वायु का दाब होता है। ठीक, तो चलिए एक बार फिर से बात करते हैं, बोलते तो जाओ। पहले क्या करोगे, ये क्या लोगे, एक कांच की नली लेंगे जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, व्यास कितना हो, 1.5 सेंटीमीटर हो, उसका एक सिरा कैसा हो, खुला हो, एक सिरा क्या हो, बंद हो। इसको पूरी तरह से किससे भरना है, पारे से। फिर इसके ऊपर अंगूठा लगा करके एक नांद में या जार में इसको उल्टा, हाँ, उल्टा कर देते हैं, ताकि इसके भीतर हवा न घुस पाए। ठीक है, फिर नाद में पारे के तल और नली में पारे के तल की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं, जिससे हमको इस सूत्र की सहायता से दाब मिल जाता है। ये DGH है ना, जहां पर D माने वायु का घनत्व, D माने गुरुत्वीकरण, और H माने हो गया इसकी ऊंचाई। ठीक, इस तरह से आपको लिखना है। तो चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, बहते हुए द्रव में कौन कौन सी ऊर्जा होती है, एकांक द्रव्यमान आयतन हेतु इसकी गणना करिए। अब इस परिभाषा में कहीं पर बर्नौली का प्रमेय लिखा है क्या, लिखा है इस प्रश्न में, नहीं लिखा है तो आपको समझ लेना है कि ये बर्नौली का प्रमेय ही पूछ रहा है। ठीक है, फिर ये अथवा बर्नौली के सिद्धांत को लिखिए, इसे सिद्ध करिए। तो सीधा है, जब कोई आदर्श तरल धारा रेखीय प्रवाहित होता है तो प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत होती है। कोष्टक में कुल ऊर्जा का मतलब दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ये सूत्र है P बराबर 1/2 dv² प्लस DGH। कभी कभी परीक्षा में इतना ही दे देता है, ये शब्द वब्द नहीं लिखता, परिभाषा सीधे लिख दिया, P प्लस 1/dv² प्लस DGH बराबर नियत है, सिद्ध करिए। अब आप समझते रहो कि बर्नौली का प्रमेय है। तो इसके लिए जब हमको सिद्ध करना होगा तो कुछ इस तरह से आपको एक चित्र बना लेना है। यहाँ पर आपको जो है नली को सकरा रखना है। ठीक है, मैं चित्र बनवाया था, जैसे करना हो वैसे आप चित्र बना लेना। ठीक,
चित्र बनाने के बाद यहाँ पर आपको क्षेत्रफल लिखना है, दाब लिखना है, ऊंचाई लिखना है, वेग लिखना है, यही यहाँ दोनों सिरों में, है ना? अब इसको बोल देना है कि माना एक असमान परिच्छेद की नली है। असमान परिच्छेद का मतलब एक तरफ मोटी और एक तरफ पतली है। तो ये कौन सी नली हो गई? इसमें लिख लोगे तो सरल हो जाएगा, असमान परिच्छेद की नली। ठीक है। इसके भीतर क्या भरा है? आदर्श आदर्श द्रव भरा है। ठीक है। और पहले सिरे का इसका क्षेत्रफल क्या है? A1। दाब क्या है? F1। हाँ, दाब P1 है। ऊंचाई कितना है? H1 है। यहाँ पर इसका वेग क्या है? V1 है। इसी तरह दूसरे पर भी यही चीज लिखना है, बस 2 लगा देना है। तो इस तरह से तो आपको शब्द बना लेना है। अब इसकी रेसिपी के हिसाब से हमको पहले क्या निकालना है? कार्य, फिर निकालना है गतिज ऊर्जा, फिर निकालना है स्थितिज ऊर्जा, फिर निकालना है कुल ऊर्जा। इस स्टेप को ध्यान रखेंगे, बड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर कार्य के लिए जो सूत्र होता है, तो आप सीधे ये लिख देना है। यहाँ देखिए, डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या? W1 माइनस W2। अब ये कुछ सूत्र है, इसको साइड में लिख देना कि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। लेकिन यदि मैं बल को लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा? दाब गुणे क्षेत्रफल। कैसे हो गया देखो, P इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन A। तो F बराबर क्या हो जाएगा? PA, है ना? तो यहाँ पर ये क्या है? दाब, और ये क्या है? क्षेत्रफल। माने दाब और क्षेत्रफल किसकी जगह लिख दिए हैं? बल की जगह। अब विस्थापन क्या होता है? तो देखो, आप सूत्र जानते होगे, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा? वेग गुणे समय। तो यहाँ पर वेग गुणे समय आ जाएगा। तो आगे के स्टेप में अब हम इसका मान रख देते हैं। यहाँ पर एक चीज और है, अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? जो हमारा क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल को हम क्या लिख दिए हैं? ये सारा कुछ क्या बन जाएगा? दाब गुणे आयतन। ये सब क्या बन जाएगा? दाब गुणे आयतन। तो इस सूत्र से देखो क्या क्या लिख रहा हूं। ये क्या लिखा है? दाब। दाब को क्या लिखेंगे? P। ये 1 वाले का है तो 1 1 लगा देना है। यहाँ W1 लिखा है ना। इसके बाद क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे? A1। वेग को क्या लिखेंगे? V1। समय को क्या लिखेंगे? डेल्टा टी। इसी तरह से यहाँ पर 2 वाले का लिखेंगे, कोई फर्क नहीं है, सब में 2 लिखा है समय को छोड़ करके। अब इसमें जो होता है, तो ये P1 माइनस P2 तो मैं लिख दिया, ये लिखा है P1 P2, लेकिन ये सब मिला के क्या कहलाएगा? आयतन। ये भी क्या कहलाएगा? आयतन। तो मैं यहाँ पर डेल्टा भी बाहर कर दिया। ये लिखा है दाब गुणे आयतन। तो इसी में थोड़ा सा झंझट जैसे आपको लग रही होगी, तो इसको याद रखना है कि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल को क्या लिखोगे? दाब गुणे क्षेत्रफल। और विस्थापन को क्या लिख दोगे? वेग गुणे समय। फिर इनका मान रख दो। तो आपको जो मिला, दाब को P1, क्षेत्रफल को A1, वेग को V1, और समय को क्या लिखोगे? डेल्टा टी। फिर माइनस करके 2 लगा देना। और फिर अगले स्टेप में P1 माइनस P2 सबको क्या लिख देना? डेल्टा V। अब यहां से फिर सरल है, गतिज ऊर्जा है तो इसको लिखेंगे K2 माइनस K1। और आप जानते हो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है K बराबर 1/2 mv²। तो यहाँ पर देखो, यही मैं लिखा हूँ 1/2 m। अब ये लिख दिया हूँ V2² माइनस V1। इसका V2 होगा, इसका V1 होगा। इसको कॉमन कर लिए हैं क्योंकि द्रव्यमान और ये 1/2 दोनों में रहेगा। इसके बाद यहाँ पर हमको क्या निकालना है? स्थितिज ऊर्जा। तो डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा? U2 माइनस U1। और U का मान क्या होता है? mgh। तो mg तो दोनों में सेम रहेगा, तो mg बाहर कर दिए। अब ये U2 है तो ये हो गया H2, ये U1 है तो क्या हो जाएगा? H1। इस तरह से। अब ऊर्जा संरक्षण का है तो डेल्टा W इक्वल टू डेल्टा K अपॉन डेल्टा U। माने जो हम कार्य करेंगे वही कार्य स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो इसमें मान रख देंगे। डेल्टा W का मान देखो, ये ऊपर निकाले हो, ऊपर मिला लो। ये निकाले हो ना डेल्टा W का मान, है ना। और यहाँ पर किसका निकाले हो? डेल्टा K का मान, ये निकाले हैं। तो ये डेल्टा K का मान रख दिए। फिर यहाँ पर है ये डेल्टा U, तो डेल्टा U का मान ये निकाले हैं, तो ये डेल्टा U का मान रख देंगे, है ना। इसमें मान रखने के बाद देखो अगले स्टेप में क्या हो गया है। यहाँ यम है, यहाँ यम है,
यदि हम डेल्टा V का पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा D, यहाँ भी क्या बन जाएगा D। क्यों बन गया? द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है? घनत्व होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका गुणा कर दोगे तो ये P1 माइनस P2 हो गया, डेल्टा V हट गया है। अब ये हो जाएगा कोष्टक खोल देंगे तो हाफ dV2 स्क्वायर माइनस हाफ dV1 स्क्वायर प्लस dgH2 माइनस dgH1। अब यहाँ पर 1 वाले एक साइड कर देंगे, इसको हम ले जाएंगे इधर और इसको भी ले जाएंगे इधर, तो इस तरह से यहाँ पर एक समीकरण मिल जाएगा, बराबर करके ये लिख देंगे। तो इस तरह से P प्लस हाफ DV स्क्वायर प्लस DGH एक नीतांक हो जाएगा। तो ये सवाल करके देखने लायक है, मतलब ऐसे मन से नहीं बन जाएगा, जब आप लिख के देखेंगे तब आपसे अच्छे से बनेगा। तो इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। अब देखिए इसमें एक सवाल है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन तो पिछले वर्ष आ चुके हैं, तो सवाल भी इस प्रश्न से आ जाते हैं, इस चैप्टर से, एनसीईआरटी बुक का है ये। तो यहाँ प्रश्न है, यहाँ आपको ध्यान देना है, किसी किसी आदर्श वायुयान के परीक्षण प्रयोग में वायु सुरंग के भीतर पंखों के ऊपर और नीचे पृष्ठों पर वायु के प्रवाह की चाल 70 मीटर प्रति सेकंड और 63 मीटर प्रति सेकंड रखी गई है। माने जैसे वायुयान का पंख ये बना रहता है तो इस डिजाइन का बना होता है ना? तो इसमें जो चाल है ऊपर अधिक रहती है तो 70 मीटर प्रति सेकंड है, और नीचे कितनी है? 63 मीटर प्रति सेकंड है। यदि पंख का क्षेत्रफल कितना हो? 2.5 मीटर स्क्वायर हो, तो ये तो है ना? तो उस पर उत्थापक बल का मान ज्ञात करना है। यहाँ वायु का घनत्व कितना दिया है? 1.3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब प्रश्न को देख के सबसे पहले हमको लिखना है। क्या लिखना है? यहाँ पर देखिए, ये V2 का मान, जो बड़ा मान है ना वेग का, उसको क्या मान लिए हैं? V2। दो वेग दिए हैं ना, एक को क्या मानना है? V1 और एक को मानना है V2। तो जो छोटा होगा उसको मानेंगे V1 और जो बड़ा होगा उसको क्या मानेंगे? V2। क्लियर हो गया? ए का मान दिया है, ये क्षेत्रफल है, 2.5 गुणे 2.5 प्रति मीटर, वो मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसका घनत्व दिया है 1.3 kg प्रति मीटर क्यूब। तो जो प्रश्न में है उसको पहले छांट लेना है। इसके बाद हम बर्नौली का जो है प्रमेय लगाएंगे। तो अभी बर्नौली का प्रमेय मैं लिखता हूँ, ये होता है प्लस हाफ dv स्क्वायर और प्लस क्या होता है? dgh। तो यहाँ पर dgh दिख रहा है क्या? इसमें दिख रहा है दोनों तरफ? dgh गायब है ना? यदि समान रूप से बराबर ऊंचाई पर उड़ता हो तो h का मान 0 हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पर dgh गायब है। तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पर अब सूत्र? P प्लस हाफ dv स्क्वायर। तो एक साइड हम P1 d1 स्क्वायर, एक साइड हम P2 v2 स्क्वायर लिख देंगे, बाकी सूत्र वही। अब अगले स्टेप में देखो क्या करें हैं। ये P1 को इधर लाए हो तो माइनस P1 हो गया, इसको dv2 को इधर ले जाएंगे तो ये v2 स्क्वायर माइनस v1 हो गया। ये v1 वाला जाएगा ना, है ना? ये v1 वाला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसमें मान रख दिए हैं, P1 माइनस P2 है, 1/2 है, D का मान कितना है? 1.3। V2 का मान कितना है? 70। V1 का मान कितना है? 63। आगे हल करेंगे तो 1/2 भी है तो 1/2 लिखे, फिर 1/3 है, 1.3 है, इसको कॉपी कर लिए। अब इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, 70 में 70 का गुणा करो, 63 में 63 का गुणा करो, फिर उसको घटाओ तो कठिन हो जाएगा। तो हमारा एक सूत्र होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसके दो कोष्टक बना दिए उस सूत्र का उपयोग करके। अब आगे सरल हो जाएगा, 1/2 आया तो 1/2 लिखा, यहाँ 1.3 है तो 1.3। अब 70 में 63 घटाओगे तो कितना हो गया? 7। और 70 में 63 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 133। अब इनका गुणा करोगे तो 605.15 पास्कल आ जाएगा, ये दाब आ गया। अब यहाँ पर जो दाब का बल का सूत्र होता है, कभी मैं बताया कि P इक्वल टू होता है F अपॉन A। तो F बराबर क्या होगा? P इंटू A। मतलब ये दाब और गुणे क्या होगा? क्षेत्रफल। तो दाब का मान तो ऊपर से आ गया, क्षेत्रफल का मान 2.5 है, इतना गुणा करेंगे तो 1515.12 आ गया। इस दशमलव को कितना अंक खिसका रहे हो?
3 अंक, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे 1.5 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन। तो यहाँ पर इस तरह से सवाल करना है, इसको आप करके देखेंगे तब बने।